नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा अगर मैं बात करूँ एक ऐसे सेगमेंट की, जो हर किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं आंसर राइटिंग कहता हूँ। आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है? कैसे ज़रूरी है? कैसे करनी स्टार्टिंग करें? कैसे कहाँ से करें? ये हर किसी के दिमाग में, ज़हन में वर्ड आ जाते हैं कि हम इंट्रो कैसे लिखें, मेन पार्ट कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? या हमारे वर्ड काउंट कैसे होते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं हमें दुखी करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं एक वीडियो में लेके आपके सामने हाज़िर हूँ और जानेंगे पूरी आंसर राइटिंग जो है आपके लिए मैंने फ्री कर दी गई है देखिएगा। जो बहुत जल्दी जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी पूरी लॉन्चिंग आपके सामने जो है जल्दी से कर दूँगा। लेकिन आज इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं कि आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता क्यों है। आइएगा पूरी कहानी को चलते हैं। दूसरी बात जिन लोगों ने अभी एनसीईआरटीज़ वगैरह का बैच नहीं लिया है, उनको लगता है कि हाँ, देखो इस बार के पेपर ने सबको कहीं न कहीं उनके जो ज़हन में दर्द जो है पैदा कर दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ जब तक आपके बेसिक चीज़ों पर कमांड नहीं होगी, बेसिक चीज़ों पर पकड़ नहीं होगी, तो ये मान के चलें कि आप कहीं न कहीं आपकी जो नाव है कभी न कहीं उछाले लेती रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि प्रश्न पत्र कैसा भी आए उसको उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। यानी हमें कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना कि हाँ, ये आएगा यही आंसर कर पाएँगे। कैसा भी आए, कथन से आए, एलिमिनेट करने आए, सारे तरीके हमें आने चाहिए। उसके लिए आपको क्रैश कोर्स है या शॉर्ट ऐसी है कोई ट्रिक है, कांसेप्ट है पास करने का, वो कभी काम नहीं आती यूपीएससी में। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना पड़ता है और स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भी वो ना करें। तो इसलिए जिन लोगों ने लगता है कि हाँ, मुझे 2023 में उसके अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे, तो ज़रूरत है उनको एनसीईआरटी पर पकड़ बनाने की। तो वो बच्चे एनसीईआरटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है लगभग हम लोग कह सकते हैं 10 जून के आस-पास से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर एलवीआईएस को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे फाउंडेशन जो बैच है, ये मात्र अभी ₹900 में हम आपको दे रहे हैं। जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर करने के साथ-साथ हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे और एक कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम के साथ इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जो आप सबके लिए क्या होंगी, बहुत बेनिफिट निकल के आ जाएगी। आइएगा, चर्चा कर लेते हैं पहले हम इसे, मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? देखो, ऐसे में भी आंसर लिखते हैं और ये हम कहा जाए तो जीएस 1 टू 3 ऑप्शनल में भी आंसर लिखते हैं। लेकिन ऐसे में और फिर मुख्य परीक्षा में अगर हम जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ खुल के खेलना होता है, वहाँ खुल के नहीं खेलना होता है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ बन जाते हैं कि बिंदुवार लिखें या पैराग्राफ वार लिखें या उसका मेन पार्ट कितना होना चाहिए, कंक्लूजन कितना परसेंट रखें और निष्कर्ष जो है हमारे पास सॉरी इंट्रोडक्शन कितना रखें। ये बहुत सारे ऐसे डायनामिक प्रश्न बन जाते हैं जो हम इस पे बात करेंगे। पहली बात, आवश्यकता क्यों पड़ती है आंसर राइटिंग की देखिएगा। जब हम किसी जर्नी को तैयार करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो उसमें आपने अपार ज्ञान इकट्ठा कर लिया। आपके पास हिस्ट्री का पूरा ज्ञान है, ज्योग्राफी का पूरा ज्ञान है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबका ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को तुम रिप्रेजेंट कहाँ करोगे भई? पेपर में, क्वेश्चन में। अब वो पेपर जाएगा कहाँ? वो पेपर जाएगा या एग्जामिनर के पास। तो एग्जामिनर ये देखेगा किस जाति समुदाय से, किस धर्म से आता है या ये देखेगा इस प्रश्न में लिखा क्या गया है? वही देखेगा। इसलिए आप उस 3 घंटे में कैसा निष्पादन कर पाते हैं, उस 3 घंटे के पेपर के अंतर्गत किन शब्दों का चयन कर पाते हैं, आपके प्रश्न के लिखने का प्रवाह कैसा है, आपके प्रश्न के लिखने की गुणवत्ता कैसी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ज्ञानी होने के बाद भी सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सफल असफलता में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जाते हैं, जिन लोगों ने वो नहीं करते हैं, वो लोग कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको जो नंबर मिलेंगे मेंस में, वो कहाँ मिलेंगे? बोलेंगे सर वो जो नंबर मिलेंगे हमें जीएस फर्स्ट 4 बाकी पेपर में और ऐसे सब में मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मेहनत के बीच में और सफलता के बीच में जो एक अनुपात है हमारा, वो किसका है? आंसर राइटिंग का है। और मैं ये कह सकता हूँ डेफ़िनेटली यदि आपकी मेहनत 20, 30, 40% है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ अगर वो है, तो क्या हो जाएगा? अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप 3 घंटे से अधिक कैसा निष्पादन कर पा रहे हैं, आंसर कैसे लिख पा रहे हैं, उसमें वर्ड कैसे हैं, उसका सिनेरियो कैसे है, आपसे आपने कैसे पैराग्राफ से पैराग्राफ इंटरलिंक किया है, या और भी कुछ अन्य ऐसी बातें हैं, ध्यान रखना, जो आपको कहीं न कहीं साफ-सुथरी राइटिंग है, अंडरलाइन कैसे कर रखी है, एक लाइन में लाइन में एक पेज में कितना पैराग्राफ लिखा है, ये बहुत सारी बातें यहाँ बन जाती हैं। तो आइएगा, वन बाय वन करके समझते हैं और कहानी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर यूपीएससी में जाएँगे, तो वहाँ पे आई थिंक 4 पेपर जीएस का होता है
पीसीएस में भी 4 पेपर जीएस का होता है, लेकिन प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड जो है सबका सबका अपना-अपना अलग होता है। तो यदि हमें आंसर राइटिंग करनी है तो पहले हम इसको टॉपिक वाइज़ करनी चाहिए और टॉपिक वाइज़ करने के बाद उसको हमें सब्जेक्ट वाइज़ करनी चाहिए और सब्जेक्ट वाइज़ करने के बाद तब जाके हमें इसे कंबाइंड करनी चाहिए। तो यदि आप आंसर राइटिंग ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है आप टॉपिक वाइज़ स्टार्ट करें। टॉपिक वाइज़ का मतलब ये रहा, आपने किसी टॉपिक पर आपने पढ़ा, उस पे समझ अच्छी विकसित करी है, उसके बाद उस पे क्या करिएगा, यहाँ पे लिखने का प्रयास करो। मान लो एग्ज़ाम्पल बेस पे आपने मौलिक कर्तव्य को पढ़ा है, तो मौलिक कर्तव्य को पढ़ने के बाद ये सोचो कि मौलिक कर्तव्य के कैसे-कैसे वर्डों से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ये आज के हालातों से उस कर्तव्य को कैसे हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखने का प्रयास करें। सब्जेक्ट वाइज़ अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे ये देखने का प्रयास करें कि अब हमें यूनिट वाइज़ लगाना है। यूनिट वाइज़ का मतलब ये रहा कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा यूनिट वाइज़ में। सब टॉपिक कन्वर्ट कर लीजिएगा, वहाँ लगाइएगा। फिर कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब जीएस 1 पार्ट, जैसे जीएस 1 पार्ट में जाएँगे, तो वहाँ हिस्ट्री का पार्ट भी है, सोसाइटी का पार्ट भी है और ज्योग्राफी का पार्ट भी है। वो सब निकल के यहाँ से आ जाए, राइट? तो यहाँ पे समझेंगे कि ऐसे कैसे लिखें, सारी कहानी हम लोग लेके चलेंगे। दूसरी बात, जब भी हम किसी प्रश्न को लिखते हैं, तो प्रश्न को लिखने के लिए कई खंडों में हमें बाँटना होता है और कई खंडों में जब बाँटना होता है, तो हम उसे कई स्टेपों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न को अंडरस्टैंड समझो पहले, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न की डिमांड क्या है और जब डिमांड के अनुकूल नहीं लिखा जाएगा, तो फिर सोचिएगा एग्ज़ामिनर के पास जब आपकी कॉपी जाएगी और वो पढ़ेगा तो फिर वो भी हँसेगा आपके प्रश्न को देख कर ना। तो इसलिए पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न क्या माँग रहा है। माँग मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर प्रश्न की डिमांड को तुम नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ इन वर्डों को तुम देख नहीं पाओगे। यहाँ लिखा है विवेचन करें, विवेचना करें, प्रकाश डालें, मूल्यांकन करें, व्याख्या करें, स्पष्ट करें, स्पष्टीकरण दीजिएगा, वर्णन करें, आलोचनात्मक क्रिया कीजिएगा या समीक्षा करें या अन्य और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। जब ये प्रश्न के आगे लगे होते हैं, तो फिर हम ये नहीं समझ पाते कि हमसे पूछा क्या गया है और हम अपने किसी पॉइंट को देखकर कि भैया इसमें मूल कर्तव्य पूछा गया, उसको देखकर अपने रामायण लिख के चले आते हैं, लेकिन उसमें कुछ और गीता-वूता पूछी गई है। तो यहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि हम सही तरीके से प्रश्न को ना समझ पाने की वजह से भी इन प्रश्नों को सही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है पहले प्रश्न को समझना कि पूछा क्या गया। किसके एस्पेक्ट में समझना, यानी उसके कीवर्ड को ढूँढ पाना, ये इसका पॉइंट है। उसके बाद जब आप इसे कर लोगे, तो सेकंड स्टेप आता है कि जब आप प्रश्न को समझ जाओगे, तो उसको खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। खंड का मतलब एक प्रकार से उसे टुकड़ों में बाँट लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा 150 वर्ड में तुमको लिखना है, तो आपको कम से कम 15-20 वर्डों में आपको क्या चाहिए, इंट्रो चाहिए, बाकी मेन पार्ट चाहिए, 15 से 20 में क्या चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। तो अब यहाँ से पॉइंट निकल के ये आ जाता है कि हमें उसे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। जैसे आलोचना करनी है, तो आलोचना में ये तो है नहीं कि तुम पूरी आलोचना ही करोगे, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी लिखोगे। तो ऐसे उसके खंडों में कन्वर्ट कर लेना चाहिए कि मुझे उसका कर्तव्य लिखना है, महत्व लिखना है, आलोचना लिखनी है या इसकी नकारात्मक बातें लिखनी है, पॉजिटिव बातें लिखनी है, समीक्षा कैसे करनी है, ये कुछ ऐसे खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। ये बताऊँगा कैसे-कैसे करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी बनाइए रूपरेखा। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे करना है। जैसे हम किसी फ़िल्म को बनाते हैं, तो एक थ्योरी को, स्क्रिप्ट को लिखते हैं सीक्वेंस वाइज़। तो फिर लिखो कि इसके बाद मैं कैसे-कैसे आपस में इंटरलिंक करूँगा, राइट? उसके बाद तब लिखना स्टार्ट करें, ये अगला चरण होता है। लेकिन बच्चे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है और लास्ट में प्रश्न को लिखते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मान लो एग्ज़ाम्पल बेशक तुम अपने उत्तर को तुम खुद ही पढ़ोगे, तो तुम्हें लगना चाहिए, "अरे वाह! सर क्या बात है सर, प्रश्न में तो मज़ा आ गया।" तो यानी ऐसे तुम्हें लगना चाहिए कि प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है, वो आपको आकर्षित कर रहा हो, तो ऐसा प्रश्न लिखना चाहिए। ये एक प्रकार के कुछ चरण हो सकते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे, एक पॉइंट ये बन जाता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वर्ड रहता है, सर प्रश्न को पॉइंट टू वाइज़ लिखें या यहाँ से पैराग्राफ वाइज़ लिखें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, पैराग्राफ लिखना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। क्वेश्चन की डिमांड का मतलब ये रहा क्वेश्चन माँग क्या रहा है। क्वेश्चन अगर थ्योरी माँग रहा है, तो थ्योरी वाइज़ लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज़। तो ये सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद इसकी जो लॉन्चिंग है, हम इसको जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा लगता है कि हाँ, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है पर डे, क्योंकि वहाँ पर पहले हम 1 क्वेश्चन पर डे कराएँगे, वहाँ उसका मॉडल आंसर दे देंगे। उसके बाद उसकी आपका जो प्रश्न पत्र देंगे उसको चेक करके वापस मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पे टेस्ट हुआ करेंगे। टेस्ट क्या होंगे? आपके सब्जेक्ट वाइज़ भी होंगे, टेस्ट आपके टॉपिक वाइज़ भी होंगे, टेस्ट आपके यहाँ पे कंबाइंड भी होंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आंसर राइटिंग एक पिलर ये है कि एक तरफ तैयारी पूरी और एक तरफ आंसर, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पे जॉइन होना है, तो
आप दिए दिए गए नीचे जो लिंक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। उसके बाद उसकी पूरी जो पिक्चर है, पूरी जो थीम है, उसके साथ हम लोग लेके आते हैं। जीएस 1 पहले करेंगे, जीएस 2 करेंगे, जीएस 3 करेंगे, जीएस 4 करेंगे और यूनिट वाइज़ करेंगे, सब यूनिट वाइज़ करेंगे। टॉपिक को लिंक करते हुए चलेंगे। आपके प्रश्न में लिखते हुए कौन-कौन सी समस्या आ रही है, उसको चेक होके आपको मिल जाएगा। तो ये सारी कहानी जो है, पूरी आंसर राइटिंग के तहत हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।